प्रिय संस्कृत प्रेमियों, आज हम अनुवाद प्रकरण के बारे में पढ़ेंगे। अनुवादः, अनु उपसर्ग है, इसमें वद धातु है और घय प्रत्यय है। अनुवादः अर्थात एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरण करना अनुवाद कहलाता है। अनु उपसर्ग, वद धातु और घय प्रत्यय। अनुवादः प्रकरणम, प्र उपसर्ग, क्री धातु और ल्युट प्रत्यय। ल्युट का यू शेष रहता है और यू को अन आदेश हो जाता है। अनुवाद प्रकरणम। इससे संबंधित अपन थोड़ी सामान्य जानकारी ले लेते हैं। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष, जिसे अन्य पुरुष भी कहा जाता है। दूसरा पुरुष होता मध्यम पुरुष। तीसरा होता उत्तम पुरुष। अनुवाद के लिए जिस पुरुष की धातु है, कोई भी वाक्य होता है, उस वाक्य में एक तो कम से कम कर्ता होगा और एक क्रिया होगी। कर्ता जिस पुरुष और वचन का है, उसी पुरुष और वचन की क्रिया होगी। उसी पुरुष और वचन की क्या होगी? क्रिया होगी। प्रथम पुरुष का अगर कर्ता है, प्रथम पुरुष एक वचन का, तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया आएगी। मध्यम पुरुष द्विवचन का कर्ता है तो मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया आएगी। इस प्रकार से वाक्य निर्माण होता है। इससे संबंधित सबसे पहले अपन सर्वनाम सारणी देख लेते हैं। सर्वनाम सारणी, प्रथम पुरुष जिसे अन्य पुरुष भी कहा जाता है। प्रथम पुरुष जिसे अन्य पुरुष भी कहा जाता है। प्रथम पुरुष में सह, तौ, ते, तत्शब्द पुल्लिंग में है। ये सह का अर्थ होता वह, तौ यानी वे दोनों, ते यानी वे सब। सा यानी वह स्त्रीलिंग में, ते यानी वे दोनों, ता यानी वे सब। तत्, ते, तानि ये नपुंसकलिंग में है। तत् यानी वह, ते यानी वे दोनों, तानि यानी वे सब। वे सब। इसके पश्चात भवत शब्द है। भवान, भवन्तौ, भवन्तः ये पुल्लिंग में है। भवान का अर्थ होता आप, भवन्तौ यानी आप दोनों, भवन्तः यानी आप सब। भवती, भवत्यौ, भवत्यः, भवती यानी आप स्त्रीलिंग में, भवत्यौ आप दोनों और भवत्यः आप सब। और नपुंसकलिंग में होता है भवत, भवती, भवन्ति। पिता, पितरौ, पितरः। पिता यानी एक वचन में पिता, पितरौ अर्थात माता च पिता च, पितरः सब पिता, माता, मातरौ, मातरः। इसी तरह गुरु, गुरु, गुरवः। गुरु अर्थात एक गुरु,
गुरु अर्थात दो गुरु, गुरव अर्थात बहुत सारे गुरु। रामः रामौ रामः एक राम, रामौ अर्थात दो राम, राम अर्थात बहुत सारे राम। लता लते लताः, लता अर्थात एक लता, लते दो लता, दो लताएं, लता इन बहुत सारी लताएं। फलम फले फलानि, फल फलम यानी एक फल, फले अर्थात दो फल, फलानि बहुत सारे फल। अब देखिए हमने ऊपर पढ़े थे स तौ ते साते तः तत्ते तानि, सह तौ ते साते तः तत्ते तानि, इन सब के आगे ए जुड़ा हुआ है। अगर स तौ ते साते ता तत्ते तानि इनके आगे अगर ए जोड़ देते हैं तो ये एतत् शब्द बन जाते हैं। एतत् का अर्थ होता है यह, और तत् यानी स का अर्थ होता है वह। एष यानी यह पुल्लिंग में, एष एतौ एते यह ये दोनों ये सब, एषा एते एतः यह ये दोनों ये सब, एतत् एते एतानि नपुंसकलिंग में यह ये दोनों ये सब। एतत् एते एतानि नपुंसकलिंग में एतत् फलम, एते फले, एतानि फलानि, इस प्रकार से। यह के लिए एक और है जिन्हें इदम शब्द कहा जाता है। देखिए यह के लिए अयम इमौ इमे पुल्लिंग में, इयम इमे इमः, इदम इमे इमानि। अयम अर्थात यह, अयम बालकः, इमौ बालकौ, इमे बालकाः। इयम बालिका यह बालिका, इमे बालिके ये दो बालिकाएं, इमः बालिकाः ये सब बालिकाएं। इदम फलम यह फल, इमे फले ये दो फल, इमानि फलानि ये सब फल। तत्पश्चात मध्यम पुरुष, दूसरा पुरुष है मध्यम पुरुष। त्वम युवाम यूयम, त्वम अर्थात तुम, त्वम बालकः, युवाम बालकौ तुम दोनों बालक, यूयम बालका तुम सब बालक। इसके पश्चात उत्तम पुरुष, अहम आवाम वयम, अहम अर्थात मैं, आवाम यानी हम दोनों, वयम यानी हम सब। मध्यम पुरुष में त्वम युवाम यूयम, उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम। इन दोनों के अतिरिक्त जो भी करता है वो सब प्रथम पुरुष में परिगणित होंगे। इसलिए इन दोनों के अलावा जो अन्य हैं, इसलिए प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहा जाता है। प्रथम पुरुष को कौन सा पुरुष कहते हैं? अन्य पुरुष भी कहते हैं। इससे संबंधित एक धातु लेते हैं, अस धातु। अस धातु लट लकार, अस अर्थात होना, लट लकार वर्तमान काल। प्रथम पुरुष में अस्ति स्तः सन्ति, अस्ति स्तः सन्ति। मध्यम पुरुष
असि, स्थ, स्थ। उत्तम पुरुष में अस्मि, स्वः, स्मः। स अस्ति, तौ स्तः, ते सन्ति। स तौ ते, सा बालिका अस्ति, वह बालिका है। ते बालिके स्तः, ताः बालिका सन्ति। अब मध्यम पुरुष में त्वम युवाम यूयम आता है। तो त्वम बालक असि, युवाम बालकौ स्तः, यूयम बालकाः स्थ। उत्तम पुरुष में अहम बालकः अस्मि, आवाम बालकौ स्वः, वयम बालका स्मः। हम सब बालक हैं तो वयम बालका स्मः। अर्थात कर्ता और क्रिया में जिस पुरुष और वचन का कर्ता है उसी पुरुष और वचन की क्रिया प्रयुक्त होगी। अब हम उदाहरण लेते हैं। जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, मैं पत्र लिखता हूँ। इस वाक्य में मैं कर्ता हो गया, लिखना क्रिया हो गई और यहाँ पर पत्र कर्म हो गया। मैं के लिए अहम प्रयुक्त होगा। अहम उत्तम पुरुष एक वचन है तो उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया लगेगी लिखामि। अहम लिखामि, मैं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ। अब क्या लिखता हूँ? पत्र। पत्र कर्म है अर्थात कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी। पत्रम, अहम पत्रम लिखामि, मैं पत्र लिखता हूँ। अहम उत्तम पुरुष एक वचन है तो इसके अनुसार जो क्रिया है धातु है वो उत्तम पुरुष एक वचन की प्रयुक्त होगी। इसी तरह और दूसरा उदाहरण देखते हैं हम। तुम विद्यालय जाते हो, तुम विद्यालय जाते हो। तो देखिए यहाँ पर कर्ता है मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन। तो इसके अनुसार जो धातु है वो भी मध्यम पुरुष एक वचन की ही प्रयुक्त होगी। तुम को कहेंगे त्वम। अब मध्यम पुरुष एक वचन की धातु लट लकार में जाते हो वर्तमान काल है। गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसि आएगा यहाँ पर। गच्छसि, त्वम गच्छसि, तुम जाते हो। कहाँ जाते हो? विद्यालय। तो इसमें द्वितीय विभक्ति आएगी। जिस स्थान को जाते हैं, जहाँ प्राप्त होंगे जाएंगे, वहाँ पर द्वितीय विभक्ति। त्वम विद्यालयम गच्छसि। इस प्रकार से
जो कर्ता के अंदर पुरुष और वचन है उसी कर्ता और पुरुष की धातु प्रयुक्त होगी, क्रिया प्रयुक्त होगी। इसके पश्चात और उदाहरण लेते हैं हम। शिष्य फल ले जाते हैं। शिष्य फल ले जाते हैं। शिष्य फल ले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कर्ता है शिष्य और ले जाते हैं। अब धातु के अनुसार पता चलता है शिष्य एक वचन है या बहुवचन है। तो ले जाता है तब तो शिष्य एक वचन होता, ले जाते हैं धातु बहुवचन में अर्थात शिष्य यहाँ पर बहुवचन होगा। तो शिष्य का हो जाएगा बहुवचन शिष्यः। राम रामो रामः, शिष्य शिष्यौ शिष्यः। ले जाना को कहते हैं नी धातु। तो नी के रूप चलते हैं नयति नयता नयंती। अब यहाँ पर शिष्य प्रथम पुरुष बहुवचन है क्योंकि मध्यम पुरुष में त्वम युवाम यूयम आता है और उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम आता है। इसके अलावा जो भी है वो प्रथम पुरुष में परिगणित होते हैं, इसलिए शिष्य प्रथम पुरुष बहुवचन है। तो शिष्यः नयन्ति, शिष्य ले जाते हैं। नयति नयत नयन्ति, शिष्य ले जाते हैं। क्या ले जाते हैं? फल। बहुत सारे शिष्य, इसका मतलब फल भी बहुत सारे होंगे। तो फलानि, शिष्यः फलानि नयन्ति। अब यहाँ पर जो फलानि है ये द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। ये कर्म है, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। ये फल शब्द नपुंसकलिंग है। फल शब्द की प्रथम और द्वितीय विभक्ति सेम होती है। फलम फले फलानि, फलम फले फलानि। इसके पश्चात और उदाहरण लेते हैं। जैसे देखिए, तुम विद्यालय जाओगे। तुम विद्यालय, तुम विद्यालय जाओगे। तुम विद्यालय जाओगे। तो यहाँ पर जो तुम विद्यालय जाओगे, यहाँ पर जाओगे गागेगी अर्थात भविष्यत काल है। तो गम धातु भविष्यत काल में गमिष्यति गमिष्यत गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यतः गमिष्यथः, गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः। तो तुम मध्यम पुरुष एक वचन है। तो त्वम, त्वम। अब मध्यम पुरुष एक वचन की धातु लेंगे लृट लकार में। कौन से लकार में? लृट लकार अर्थात भविष्यत काल में। तो इसका रूप बनेगा गमिष्यसि, गमिष्यसि। त्वम गमिष्यसि, तुम जाओगे। कहाँ जाओगे? विद्यालय। विद्यालय को अपन पाठशाला भी बोल सकते हैं, विद्यालयम भी बोल सकते हैं। तो पाठशालाम विद्यालयम, पाठशाला को जाओगे। पाठशालाम विद्यालयम, विद्यालयम पाठशालाम। इस प्रकार से। इसी तरह नेक्स्ट उदाहरण, आप दोनों भोजन करोगे। आप दोनों भोजन करोगे अर्थात ये पुल्लिंग वाक्य है। और आप दोनों भवान भवन्तौ, भवान भवन्तौ। अब देखिए ये जो भवन्तौ है प्रथम पुरुष द्विवचन हो गया। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के अलावा जो भी है वो प्रथम पुरुष में परिगणित होंगे। तो भवान भवन्तौ, तो करोगे ये लृट लकार अर्थात भविष्यत काल है। तो
करिष्यति करिष्यतः, यहाँ पर करिष्यतः आएगा। भवान भवन्तौ करिष्यतः, आप दोनों करेंगे, क्या करेंगे? भोजनम, आप दोनों भोजन करोगे। अब हम एक ऐसा उदाहरण लेते हैं जहाँ पर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष अगर दोनों प्रकार के कर्ता, दोनों पुरुषों के कर्ता या तीनों पुरुषों के कर्ता एक ही वाक्य में, तो किस पुरुष के अनुसार धातु प्रयुक्त होगी? उससे संबंधित उदाहरण देखते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, मैं और राम जाते हैं। मैं और राम जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं और राम ये हो गए दो, अर्थात द्विवचन। अब मैं उत्तम पुरुष का है और राम प्रथम पुरुष का है, तो यहाँ पर कौन से पुरुष की धातु लगेगी? तो देखिए, प्रायोरिटी, प्राथमिकता सबसे पहले उत्तम पुरुष को देनी है। तत्पश्चात अगर उत्तम पुरुष का अगर कर्ता नहीं है तो मध्यम पुरुष को प्रायोरिटी देनी है। अगर ये दोनों नहीं है तो प्रथम पुरुष के अनुसार धातु लगेगी। यहाँ पर मैं और राम उत्तम पुरुष और प्रथम पुरुष दोनों हैं, तो उत्तम पुरुष के अनुसार धातु लगेगी और जो वचन है उसके अनुसार धातु लगेगी। तो मैं और राम यहाँ पर दो हो गए, अर्थात द्विवचन की धातु लगेगी उत्तम पुरुष की। तो मैं के लिए क्या आएगा? अहम, अहम। राम के लिए रामः, अहम रामः। और जो और है इसके लिए च का प्रयुक्त होगा, अहम रामः च। मैं और राम जाते हैं। जाना को कहते हैं गम धातु, गम जाना। इसके लट लकार वर्तमान काल में रूप चलते हैं गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छथ, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। तो गच्छामि, गच्छावः द्विवचन आएगा, गच्छामि, गच्छावः। अहम रामः च गच्छावः। ये उत्तम पुरुष यहाँ पर है इस वाक्य में, इसलिए उत्तम पुरुष की धातु आई। तो प्राथमिकता के तौर पर सबसे पहले उत्तम पुरुष अगर है तो उत्तम पुरुष के अनुसार धातु लगेगी। अगर उत्तम पुरुष नहीं है तो फिर मध्यम पुरुष अगर है तो मध्यम पुरुष के अनुसार धातु लगेगी। अगर ये दोनों नहीं है तो प्रथम पुरुष के अनुसार ही धातु प्रयुक्त होगी। इसी तरह हम एक और उदाहरण लेते हैं। तुम, वह, तुम वह नाचते हो। तुम वह नाचते हो। तो तुम को कहेंगे त्वम, वह को कहेंगे सह और इस वह के लिए च का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष के कर्ता हैं, तो यहाँ पर प्रायोरिटी मध्यम पुरुष को देंगे। तो मध्यम पुरुष और वचन क्या हो जाएगा? दो जन है तो इसलिए द्विवचन। तो नृत्यति, नृत्यत, नृत्यन्ति, नृत्यसि, नृत्यथः, नृत्यथः। त्वं सह च नृत्यथः, यानी तुम और वह नाचते हो। तो यहाँ पर जो धातु हुई प्रयुक्त मध्यम पुरुष द्विवचन की,
इस प्रकार से। इसी तरह एक और उदाहरण लेते हैं। मैं और तुम दोनों, मैं और तुम दोनों लिखेंगे। मैं और तुम दोनों लिखेंगे। तो मैं और तुम दोनों, ये हो गया कर्ता। तो मैं को लिखेंगे अहम, तुम दोनों को युवाम, अहम युवाम च, मैं और तुम दोनों, ये हो गए 3 जने अर्थात बहुवचन। अब यहाँ पर उत्तम पुरुष भी है और मध्यम पुरुष भी है, तो यहाँ पर प्रायोरिटी किसको देंगे? उत्तम पुरुष को देंगे। उत्तम पुरुष बहुवचन की धातु लगेगी। मैं और तुम दोनों अर्थात 3 हो गए, 3 होते ही बहुवचन हो जाता है संस्कृत में। अगर 2 है तो द्विवचन, 1 है तो एक वचन। अहम युवाम च। अब यहाँ पर उत्तम पुरुष बहुवचन की धातु प्रयुक्त होगी लिखेंगे। ये लिट लकार है, गा गे गी है, तो लेखी श्यामः, लेखी श्यामः, लेखी श्यामी, लेखी श्याव, लेखी श्यामः, तो बहुवचन इसलिए लेखी श्यामः। इस प्रकार से हमने सामान्य सा अनुवाद प्रकरण पढ़ा है। निश्चित रूप से ये आपको समझ में आया होगा कि अनुवाद करना संस्कृत में बहुत सा आसान है। इसके लिए आपको एक तो सर्वनाम सारणी याद होनी चाहिए और साथ में धातु रूप और साथ में कारक प्रकरण का विशेष ज्ञान होना चाहिए। तो निश्चित रूप से आपका वाक्य अनुवादित हो जाएगा और शुद्ध होगा। थैंक यू, धन्यवाद, साधुवाद।